वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू कर रहा हूं। इससे पहले मैं स्पेशल जो सीरीज चल रही है आपके पेपर के लिए 1-2 स्पेशल करा चुका हूं। इस तरह से बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो चुके हैं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब देखिएगा, जो भी मैं करवाने जा रहा हूं इन सबको आप ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। कुछ ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि क्लोज आंसर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको 4 ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के समझ करके इनको आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप समझ करके अटेम्प्ट करेंगे मतलब आपका जो इंग्लिश के अंदर जो वीक पॉइंट है ना, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, मन तन से कर रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहला एक इसमें दे रखा है कि टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ, यानी कि अपने कपड़े के हिसाब से ही कोट को कट किया जाना चाहिए। अच्छा, अब इसका सर जी मतलब क्या होता है, इनका पहले आप मतलब समझिएगा। देखिए, कहते हैं ना कि जो आपका इनकम होता है उसी हिसाब से आपको जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 10,000 जैसा 10,000 के बराबर खर्चा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 कमाते हैं और 15 का खर्चा हो रहा है, ये गलत है। वैसे ही तो बोलते हैं कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही आपको पैर पसारने चाहिए, तो वही वाली बात है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि लिव विद इन हिज इनकम, यानी जो आपकी इनकम है उसके अंदर ही क्या करना है, आपको अपना जीवन यापन करना है। अब देखो, ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, ये तो नहीं हो सकता। वियर मोडेस्ट क्लोथ, भाई इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है, ये नहीं हो सकता। इंप्रूव हिज टेलरिंग टेलरिंग एबिलिटी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 ऑप्शन हैं वो इसी से संबंधित है, कपड़े से, कटिंग से। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने से आएंगी। दूसरा, चिंता मत करना, मैं रिवीजन करवाऊंगा। जिस तरह से आप बोलते हैं रिवीजन करवा दीजिए, तो मैं करवाऊंगा इन सबका। आगे देखो, ये लिख रहा है कि ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब है कि गर्म भी और ठंडा भी है। सर जी, इसका मतलब तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज, आंसर इसका होगा वो प्लस और माइनस, यानी कि गलत और सही, सैड और हैप्पी, इस तरह का कोई आंसर होगा। समझ रहे हैं, यानी एक तरह से ऑपोजिट टाइप इसका आंसर होगा। देखिए, ब्लोइंग हॉट हॉट एंड कोल्ड का मतलब ये होता है कि इस तरह से बोलते हैं ना कि पल में दोस्ती करना और अगले ही पल उससे दुश्मनी हो जाना। ठीक है ना, अभी आप दोनों दोस्त हैं, पट रही है तो आप एक दूसरे के रूम को शेयर कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, रूम पर रह रहे हैं, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ में। ऐसा होता है कि नहीं होता? खैर अब तो नहीं होता होगा, आप बड़े हो गए, बट पहले जब आप छोटे थे तो होता जरूर होगा। जब आप 12th में पढ़ते होंगे घर से बाहर निकल करके, तो कुछ टाइम के लिए तो दोस्ती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि उनकी हैबिट्स आपको अच्छी ना लगें और आप उनसे अलग रूम लेना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली द नेक्स्ट मोमेंट। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला एकदम सही हो जाएगा। मतलब देखो, यहां से समझ लिया करो कि मतलब ठंडा है और ये गर्म है, एक दूसरे के उल्टे, मतलब जायजा कि ये चारों पांचों जो ऑप्शंस रहेंगे वो एक दूसरे से उल्टे ही रहेंगे। ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो ये चीजें आपको समझ में आएगा। देखो, यहां पर इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो जरा। She keeps blowing hot and cold and therefore nobody can befriend her for a long, यानी कि वो कैसा रखती है भैया, उसका जो नेचर है ना फ्रेंडली, वो कभी तो दुश्मनी कर देती है, कभी दोस्ती कर ली। तो ऐसे केस में क्या, nobody can befriend her for long, यानी काफी लंबे टाइम तक उसका कोई दोस्त नहीं रह सकता। तो ऐसे में ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी दोस्ती के बारे में यहाँ बातचीत कही गई है, तो नीचे जो ऑप्शन है वो भी दोस्ती पर ही डिपेंड रहेगा। तो देखो, कूल का नहीं हो सकता, क्रिटिकल का तो कोई मतलब नहीं, अनफ्रेंडली का फ्रेंडली, ये उल्टा नहीं, ये तो गलत है। ये समझना आ गो और आ जाएगा समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स। देखो, आपकी जो उंगलियां होती हैं उनकी जो फिंगर टिप्स होती हैं, कोई भी जानकारी आपका, जैसे आप देखो, आप रात और दिन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपके फिंगर की टिप्स पे रखी थी। कहते ना, ये तो यार मेरी फिंगर की टिप्स पे रखी हुए हैं, फिंगर की टिप्स पर याद है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जस्ट एकदम झटके से याद आ जाए आपको। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब हमेशा तैयार, एकदम हमेशा तैयार फिंगर। एक बात बताओ, आपके अगर आपकी जैसे आप मुट्ठी में कोई चीज अंदर बंद है, ठीक है, एक तो ये आप उसे खोलेंगे तब कोई चीज बाहर निकलेगी, लेकिन जो आपकी फिंगर्स हैं उनका लास्ट पॉइंट क्या होता है, टिप होता है। अब टिप पर ही है, इसका मतलब है कि आप बहुत तैयार हैं, रेडी हैं। एट वंस हर फिंगर्स का मतलब ही होता है कि रीडली अवेलेबली, अवेलेबल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बी वाला एकदम सही है। तो देखो, अब चारों को पढ़ो। देखो, ऑन हर टाइपराइटर, ये गलत है, मतलब टाइपराइटर के ऊपर उसकी उंगलियां हैं। वो इस तरीके से इन चारों को अरेंज करता है कि आपको कंफ्यूज करे वो। ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क, नो नॉट एक्सेसिबल, नहीं नहीं नहीं, ये वाला एकदम सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब ही होता है कि खतरों का सामना करना।
ठीक है ना, खतरों का सामना करना, एकदम चुनौतीपूर्वक किसी काम को करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू फेस डेंजर, इन चारों में से पढ़ो। टू फेस डेंजर यानी कि इसका मतलब है कि जो, जैसे कोई बुल है ना, बुल समझते हैं आप, गाय का जो हस्बैंड होता है, ऐसे समझो तो बुल जो होता है, सांड, तो अब क्या है कि आप उसे डायरेक्टली अपने उसके सींगों से आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बुल आ गए, इसके दो सींग है, ये आपने ये पकड़ लिया दोनों कस करके, अजय देवगन बन गए आप। तो ऐसे में क्या रहेगा, कोई भी आप चुनौती है उससे आप डर नहीं रहे, भाग नहीं रहे, उसका आप सामना कर रहे हैं। डेंजर है ये पक्का पता है कि सांड कहाँ, सांड की पावर और कहाँ आपकी पावर, तो भाई वो अंतर तो है। तो ऐसे में लेकिन आप हट नहीं रहे, आगे आगे बोल भारत माता की जय। तो ये चीज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फेस डेंजर। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आगे, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब है कि दूध फैल गया है, और आप, दूध फैल गया है ना, दूध उफन गया, फैल गया, तो ऐसे में क्या है कि आप अब चिल्ला रहे हैं, अरे आपने दूध निकाल दिया, इसका मतलब तो ये हुआ ना। अब ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए किस तरह के एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ जाते हैं और इनको आप ट्राई करिएगा, आप खुद ट्राई करा है ना, आप खुद भी सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। रोक लो, पॉज कर लो वीडियो को। अब देखो इनको समझो ध्यान से। ये लिख रहा है, ही वॉज आउट ऑफ स्पिरिट्स फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर हिज डिफीट, यानी कि उसकी हार के बाद कुछ दिनों के लिए वो कैसा हो गया, आउट ऑफ स्पिरिट्स हो गया। इसका मतलब है, इसका ईडियम है, इसका मतलब एक अलग ही होता है। इसका मतलब होता है ग्लूमी। अच्छा सर जी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब ही ये होता है एक तरह से निराश, एकदम उदास। ये राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है। और लेकिन सोबर का मतलब क्या होता है? जो एकदम संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, सौम्य हो, उसे बोलते हैं सोबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूमी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, when the family in the next house packed off at midnight, I began to smell a rat। ये मैं हर बार करवा रहा हूँ, और मैं क्या करवा रहा हूँ, ये हर बार आ ही जाता है पेपर में। देखो जितनी पेपर हो उनमें ये आया है, स्मेल अ रेट। एक रूम है, इसके अंदर चूहे की बदबू आ रही है मरने की। अब आप कंफर्म तो नहीं कर सकते, आप सिर्फ सस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है। आप सिर्फ संदेह कर सकते हैं, संशय कर सकते हैं कि चूहे की है या नहीं है, बस थोड़ा अंदाज लग सकता है, बाकी कंफर्म तो नहीं कह सकते, आपने देखा तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, चाल, कोई चालबाजी है और उसको सस्पेक्ट करना, तो ये मतलब राइट आंसर हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इन चारों में किस तरह का मीनिंग दे रखा है, ठीक है, वो चीज है। अब देखो चार ऑप्शन है, किसी में कुछ और आ जाएगा, लेकिन मीनिंग यही रहेगा। सस्पेक्ट से सस्पिशियस आ जाएगा, कहीं सस्पेक्ट आ जाएगा तो सस्पेक्टेड आ जाएगा। ये डिपेंड करता है चार ऑप्शंस के ऊपर, उन्हें पढ़ने से समझ में आता है, ठीक है। आगे देखो, नो बैकबोन का मतलब क्या होता है, समझो, इनको आप लिख लो जल्दी जल्दी। नो बैकबोन का मतलब होता है एकदम से पावर, मतलब स्ट्रेंथ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्ट्रेंथ को बोलते हैं, पावर को। नो बैकबोन, आई हैड नो बैकबोन एंड स्पीडली कोलैप्स्ड। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, कि वैसे ही मजा ले रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा, आप इन्हें पढ़ते रहा करो। आगे देखो, ऑन देयर टोज का मतलब, जैसे द कॉप्स वर ऑन देयर टोज थ्रू द डे, थ्रू आउट द डे। इसका मतलब है ऑन देयर टोज, आप अपने टोज पर क्या खड़े हैं, बिल्कुल टोज पर खड़े। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप हमेशा एकदम तत्पर हैं किसी भी काम के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप तत्पर हैं। सर जी मतलब समझ में नहीं आया। मतलब सजग हैं, आप सावधान हैं, अलर्ट हैं। जैसे पुलिस क्या होता है, कोई दंगा फसाद हो जाता है तो ऑन देयर टोज रहता है। एक इसमें कि लुक इनटू का मैटर क्या होता है, कई बार आ गया है, ध्यान से समझना। देखो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, एग्जामाइन करना। क्या होता है? जांच करना या फिर एग्जामाइन करना, लुक इनटू का मतलब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? द मिनिस्टर अस्योर्ड द एजिटेटिंग एम्प्लॉइज दैट ही वुड लुक इनटू देयर डिमांड्स सिंपैथेटिकली। तो इसका मतलब ये होता है, लुक इनटू का मतलब ये होता है एग्जामाइन। देखो लुक माने देखना, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामाइन करना, जांच करना। अच्छा देखो, हो सकता है गलती से आ गया, ये इडियम्स नहीं है भाई। इसका मतलब है जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसकी जगह पर आपको सही करना है। अगर ये गलत है तो सही करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इसका मतलब चार ऑप्शन हैं, वो कुछ ना कुछ चेंज करवाने के लिए बोल रहा है। मतलब दोज प्लकिंग फ्लावर्स आर लायबल फॉर पनिशेबल। अब ये समझना कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझा रहा हूं। देखो लायबल का मतलब होता है कि जो उत्तरदायी हो। किसका मतलब होता है लायबल का मतलब?
जो उत्तरदायी हो, किसी भी कोई भी क्राइम हो गया है ना, पुलिस प्रशासन उसके लिए उत्तरदायी होता है कि नहीं होता, कि लाइएबल के बाद आता है हमेशा टू बी। क्या आता है लाइबल के बाद हमेशा क्या आता है, टू बी आता है। तो इन चारों में से पढ़ो क्या आ रहा है, ये गलत और ये गलत। सी वाला एकदम सही है, आर लाइबल टू बी पनिश्ड आ जाएगा। ये आप नोट कर लो कि लाइबल प्लस टू बी, ठीक है, ये चीज समझ में। और आपको पता है ये तो कि बी के बाद ये एडजेक्टिव आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं कि ही लस्ट फॉर पावर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो लस्ट फॉर पावर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मंत्री बन गया, ठीक है ना, इसका मतलब ही ये होता है एक तरह से तीव्र इच्छा। क्या होता है इसका मतलब, तीव्र इच्छा। अगर आप इस जगह डिजायर फॉर पावर करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। आगे देखो, when we see black smoke near the wing of the plane we were certain that disaster was imminent। अब ये समझिएगा यहां पर क्या हो सकता है और क्यों होगा। पहली बात, नो बकवास, ओनली काम की बात याद रखना। इस पूरी की जगह पर आएगा when we saw, यानी जब हमने देखा। ये आप देखिएगा, आप देख रहे हैं कि आगे टेंस पास्ट में जो है बताया गया है, पास्ट की घटना के बारे में बताया गया है कि जब हमने जो प्लेन की जो विंग्स थी, ठीक है, जो विंग थी ना उसके पास में हमने क्या काला धुआं देखा। तो इसका मतलब है कि वो पास्ट में ही तो देखा गया था। तो एक बात बताओ, पास्ट में कभी भी फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती, तो इसका मतलब ये गलत इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे में हमेशा आपको ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। व्हेन वी सॉ, हमने देखा, आपने देखा ना, तो नजदीकी पास्ट। और एक और चीज, सॉ की बात एक ही बता दूं मैं आपको कि WHEN, वैन से जो जुड़ने वाला जो दो सेंटेंसेस होते हैं ना मेरे भाई, वो सिंपल पास्ट में होते हैं। किस में होते हैं बताओ, वो सिंपल पास्ट में होते हैं। यानी कि वैन के साथ जो ये सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट रहेगा, और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी सिंपल पास्ट रहेगा। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस वाले में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है, यानी कि बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है। देखो हिंदी मतलब ये होता है, बैक एंड कॉल का मतलब होता है तत्पर तैयार रहना। जैसे आपके पिताजी ने आपको कहा कि मोहित इधर आओ, ठीक है मोहित, ये आप कुछ रुपए हैं किसी दूसरे बंदे को देना या फिर कोई सामान लेके आओ। तो इमीडिएटली जब भी कभी किसी को अगर आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप उसी टाइम पर तत्पर हैं, राइट। आपके दोस्त जैसे अगर आपको कोई हेल्प मांग रहा है या फिर आपको बुला रहा है तो आप इमीडिएटली दूसरा काम छोड़ के आप दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार है, तो उसे बोलते हैं बैक एंड कॉल। तो इसका मतलब किसी का कोई ओबी आ गया, कोई ऑर्डर आ गया, उसे तुरंत फॉलो करना, तो उसे बोलते हैं रेडी टू सर्व। तो रेडी टू सर्व यहाँ पर तो बहुत क्लोज आंसर हो जाएगा। आगे देखो, व्हेन आई ओपनड द डोर माई बुक्स वर लेइंग एट 6 and 7। देखिए 6 and 7 का मतलब ये बहुत पुराना इडियम है, कई बार रिपीट किया है, यानी 6 और 7। अब देखो ये जो है ये समय और ये विषमय, मतलब आप देख सकते हैं मतलब एक तरह से ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट हो गया ऐसे कि मतलब समझो जैसे बुक आप क्या करते हैं, रूम जिस रूम के अंदर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर जो आपकी बुक्स है, रफ है, पेन है, कॉपी है, वो सब इधर उधर पड़ी रहती है, मतलब 6-7 बनी हुई होती है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ किताबें सम यानी कि कुछ ऑर्डर में रखी रहती हैं, कुछ इन डिसऑर्डर में होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन डिसऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर में नहीं हो उसे बोलते हैं एट 6 and 7। तो ये कई बार रिपीट हुआ है, और याद रखना इनमें एक बार तो इसका जो प्रेपोजिशन है ना वो भी पूछ लिया गया था। तो ऐसे करके इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि हिज बिहेवियर इंडिकेट दैट ही हैज ब्लू ब्लड। देखो ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक तरह से कुलीन, अंडरस्टैंड ना, जो किसी के परिवार से ताल्लुक रखने वाला उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। यानी कि इसका मतलब है बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली, जो पैसे वैसे खानदान से संबंध रखता हो। तो यहाँ पर देखो कुछ हमें मीनिंगफुल भी देखना होता है कि आपने जो याद किया है हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसके क्लोज, क्योंकि सेंटेंस में जो ये मीनिंग है उस पर तो डिपेंडेड आपका बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ही ऑल, देखो इनका जो मतलब होता है ये सेंटेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ही ऑलवेज सीम्स टू गेट द लाइन शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए ये लाइन शेयर का मतलब होता है लाइन का हिस्सा, मतलब शेर का हिस्सा। अब जायज है कि शेर बड़ा होता है तो जायज है इसका हिस्सा भी बड़ा होगा। तो मतलब क्या होता है कि इसका जो हिस्सा है, यानी कि जो इसका हिस्सा है वो कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो बड़ा का मतलब मेजर होगा। अब मेजर शेयर, जो शेयर है जो बंटवारा है वो कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, अंडरस्टैंड ना, बड़ा हिस्सा। आगे देखिएगा, ओलिवर ट्विस्ट वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू वैन ही आस्ड फॉर मोर फूड। तो बीटन ब्लैक एंड ब्लू, काला नीला पड़ गया, इतना जोर से मारा है।
तो इसका मतलब है कि बुरी तरह से पीटना, इस प्रकार पीटना के शरीर पर नीला पड़ जाए, उसे बोलते हैं बीटन ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इन चारों को आप पढ़िएगा, समझ में आएगा कि आपको थ्रेस्ड सेवरली, तो आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, टू पुल बुल ओवर समन्स आइज, टू पुल बुल ओवर समन्स आइज, ये आपको याद करना है, मतलब दूसरे को धोखा देना, किसी की आंखों में धूल झोंकना। टू पुल ओवर समन्स आइज, तो थोड़ा आई से संबंध रख रहा है, इसका मतलब है कि टू डिसीव एनदर, आप किसी को क्या कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, मतलब सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइएगा, आगे आपको याद रखना है, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर आई हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आपको मैंने सी याद आ गया ना, समुद्र, कल मैंने समुद्र में जो पायरेसी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रिस्क होती हैं, वो सब मैंने पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं, फुल डेफ डिटेल के साथ उनको समझाया कि ये समुद्र में आने वाली कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। तो देखो याद रखना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है एक तरह से कहते ना, इधर न खाई, इधर खाई उधर कुआ, मतलब कहते ना बीच में आफत आई। तो बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब क्या होता है, बिटवीन है यानी कि एक तो डेविल है, एक तो राक्षस है, भूत है, और दूसरी तरफ क्या है, बहुत गहरा ब्लू सी है, ठीक है, तो नीला समुद्र है। अब इधर तो भूत है और इधर सी है, मतलब भाई जायज है कि आपकी जो जान है वो बड़ी मुसीबत में आ गई है। तो इधर अगर कूदोगे तो इधर खाई है, दूसरी तरफ कुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ ही मौत है। तो मतलब क्या हो जाएगा, बिटवीन टू इक्वल इविल्स, तो यानी कि ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। आगे देखिएगा, इवन ए स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू चिल्ड्रन। देखो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये रिपीटेड है। देखो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़े का मुद्दा, झगड़े की जड़, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, राइट। एक होता है आंखों का तारा, जैसे बच्चा होता है अपनी माँ के लिए, तो उसे अंग्रेजी में एक ईडियम है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो ईडियम है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो राइट हो जाएगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़, उसे बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आगे देखो, डू यू थिंक दिस एग्जामिनेशन इज अ हार्ड टू नट टू क्रैक, यानी हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम है वो कैसा है, बहुत डिफिकल्ट है मेरे बाप, यानी कि हार्ड नट टू क्रैक, जिसे क्रैक करना बड़ा ही हार्ड हो, बड़ा कठिन हो, ऐसा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, कठिन कार्य की बात कर रहा है, मतलब थोड़े डिफिकल्ट टास्क की बात कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, ये खत्म हो चुका है, अब मैं आगे 22 पर बढ़ जाता हूं। सेवरल आइटम्स हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम द लिस्ट, मतलब कुछ आइटम्स हैं जो कि लिस्ट से क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो लेफ्ट, अब इन चारों प्रेपोजिशन में से क्या होगा ये आपको देखना है। तो देखो अगर आपको याद होगा, लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है ना, छोड़ देना, लेफ्ट आउट हो गया। तो लेफ्ट आउट यहाँ पर राइट मीनिंग रखता है, क्योंकि कुछ सामान को लिस्ट से छोड़ने की बात कर रहा है, तो लेफ्ट आउट इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस, इसमें बताना है ऑलरेडी देन नाउ एट। अगर आपको मीनिंग याद होगा, और मैंने जो 11 वीडियोस आपको स्पेशल दे रखी है वो अगर देखिए तो पक्का कभी नहीं गलत होगा, उन वीडियोस को आप जरूर देख लेना। अब यहां पर देखिएगा, यानी कि एक तो नेगेटिव है और इसका कर रहा आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस, यानी कि मैंने स्कूल की फीस पेड नहीं की है यट, यानी अभी तक। तो यहां पर यट जो है एकदम राइट है, क्योंकि यट वाला सेंटेंस ही नेगेटिव होता है, ये तो याद होगा ना आपको, मैंने खूब करवाया था। यानी यट माने होता है अब तक, और आप सबको पता होगा कि यट एक नेगेटिव सेंटेंस में जो है यूज किया जाता है, या वो भी सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता है ना, जो प्रॉपर्टी के आधार पर जो एक खाली जगह दे रखी है उसमें यट ही यूज होगा, क्योंकि नेगेटिव भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, तो इसलिए यट आएगा, है ना। अगर आप यट इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों किया जा रहा है, ये भी आप थोड़ा सोचो करो। शी हैज सीन दिस मूवी ट्वाइस, अब इसका मतलब है कि उसने इस मूवी को 2 बार देखा है, ट्वाइस यानी 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स की बात कर रहा है। तो यहां पर चारों में से क्या आ सकता है, जो आएगा वो आप देखिएगा। इसका मतलब है कि ऑलरेडी इज द राइट आंसर, मतलब शी हैज ऑलरेडी सीन दिस मूवी, राइट ना, वो इस मूवी को, अगर यहां वॉच्ड भी होता तो और भी बेहतर होता, ठीक है। तो शी हैज ऑलरेडी सीन दिस मूवी ट्वाइस। अच्छा एक चीज और देखिए, आप सबको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस है वो एकदम पॉजिटिव है ना। यदि सेंटेंस जो पॉजिटिव हो और प्रेजेंट परफेक्ट हो तो एडवर्ब की तरह जो है ऑलरेडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ऑलरेडी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। माई फादर हैज रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, यानी कि माई फादर हैज
रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। अब इन आप जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यहां पर जस्ट वाला जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा सूटेबल है, यानी कि जस्ट माने अभी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, और जस्ट का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो यहां पर जस्ट राइट आंसर और हैज हैव के बाद होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये आपको एरर बताना है, इन दोनों एरर को गलत मत कर देना, अच्छी एरर है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, दैट स्मोकिंग इज, ये सिंगुलर है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। देखो भैया, इट इज बिलीव्ड, ये पैसे पे कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, दैट स्मोकिंग इज सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, इन इसमें ही गलती है, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो समझ में आ जाएगा। यानी वन ऑफ द कॉज नहीं, कॉजेज आना चाहिए, यानी कॉजेज में से एक की बात कर रहा है वो, तो यहां कॉजेज आना चाहिए। तो आप अभी नोट कर लो कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल में आता है। कैसा आता है? प्लूरल में आता है, याद कर लेना, भूलना मत। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नंबर आता है, तो कॉजेज आ जाएगा। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैट वन। मैंने हमेशा आपको बोला है, जब भी कभी सुपीरियर IOR वाला आ जाए, सुपीरियर, जूनियर, इंटीरियर, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी कंपैरेटिव पर जाना चाहिए कि देन तो नहीं दे रखा, अगर देन है तो वहां पर टू लगेगा। एक और चीज देखो, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऐसे में जो कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, यानी कि यहां पर टू लगाया जाएगा। आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। सुपीरियर जो होता है आपको पता ही है कि एडजेक्टिव है, राइट। और एक और चीज देखो, इसका जो मुख्य प्रॉपर्टी है, इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जा रहा है, तो इसके साथ आप सबको पता होगा कंपैरिजन में टू लगाया जाता है। एक चीज और बढ़ जाइएगा, आगे देखिएगा, ऑन एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। देखो भैया, आई प्ले क्रिकेट में क्रिकेट खेलता हूं, कोई गलती नहीं, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, ऑन एवरी संडे, यही वाला पार्ट गलत है। देखो, अगर ये खाली एवरी नहीं होता तो ऑन संडे सही था, मतलब संडे को ठीक है, ओके चलता, लेकिन जब कभी किसी दिन से पहले अगर एवरी आ जाए, ईच आ जाए, तो ऐसे में आप ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एरर पार्ट होता है जो आपको याद करना है। एवरी संडे के पहले आप ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। अब ये बताओ, ईच बॉय एंड गर्ल, ओके कोई बात नहीं, इन द क्लास, क्लास में, अब इसका वर्ब ये है, देखो यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो हमेशा याद रखना, अगर ईच एंड कभी आ जाए, मतलब ईच से अगर दो नाउन को जोड़ा जा रहा है, तो याद रखना कि जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसे आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसीलिए ब्रिंग्स, ब्रिंग नहीं, यहां पर ब्रिंग्स होना चाहिए, BRINGS, ब्रिंग्स होना चाहिए। आगे देखिए, 2 मिलियन पीपुल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप इन सभी एरर्स को अच्छी तरीके से फाइंड कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप निश्चिंत रहें, आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रातों दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है। इतने अच्छे एरर्स को फाइंड करना, ये सही बता रहा हूं, आप एयरफोर्स ने भी कोई सा भी एग्जाम दे लो, आपके भाई अगर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप उनसे भी इनको पूछेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा छोटा भाई सच में जो भी जो कंटेंट उसको मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा, यहां पर 2 मिलियन पीपुल है, ये हमेशा गलत हो जाएगा, 2 मिलियंस दे रखा है। ऐसा क्यों बोला मैंने? पहली बात, मैंने खैर ये वाला नोट में समझाया था ना, IF 300 रुपी नोट्स, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपको एक बार मैंने बताया था। तो पहली बात समझो, या मिलियंस नहीं आना चाहिए, मिलियन आना चाहिए, राइट। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये एडजेक्टिव है। जो 2 मिलियन बनेगा ना, ये एडजेक्टिव बनेगा, 2 मिलियंस पीपुल। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो जो पीपुल है वो नाउन है, और इसके पहले 2 मिलियन एक एडजेक्टिव होता है। जब 2 मिलियन एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में तो एस नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए मैंने एस यहां से काट दिया, इसीलिए मेरा ए वाले पार्ट में गलत हो जाएगा। और ये वाला एरर अगर आपने गलत कर दिया तो फिर तो गलत ही हो जाएगा, इसमें क्या बात है। देखो, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। एक बात आप मुझे बताइए कि देखिए, एक बात आप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपका
कि अगर ये पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, यानी कि एक तो ऐसे बनता है इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आपको पता है बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म में। या फिर कभी कभी क्या करता है ये इफ को हटा देता है, इफ को हटा देता है तो इसी का रूप इफ हैड थर्ड फॉर्म का ही रूप एक ऐसा भी होता है, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तब भी इसके बाद वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो एक चीज बताओ, हैड थर्ड फॉर्म आ गया तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहां पर वुड के बाद हैव आना चाहिए और पास की जगह पास्ड आना चाहिए। तो वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास ने इन द फर्स्ट क्लास। तो यहां पर थोड़ा सा, बट ज्यादातर जो अच्छी जो एरर बनेगी वो आपका बी वाले पार्ट में बनेगी। चलिएगा आगे, आगे ये खत्म हो चुका है और आगे जो रिमेनिंग जो भी प्रश्न है वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा।